आप में से कोई पहले मुझे ये बताना चाहेगा कि जब मैं बोल रहा हूँ आंकड़े की सफाई या डेटा की सफाई, तो उससे क्या आप इंटरप्रेट कर रहे होंगे, क्या इन्फर कर रहे हैं उससे? व्हाट इज योर इन्फ्रेंस फ्रॉम डेटा और उसकी सफाई? किस टाइप के डेटा की हम बात कर रहे हैं? गुड हाँ जी, मॉर्निंग सर। जी जी सर, गुड मॉर्निंग। हरीश बोल रहा जी हूँ। सर। डाटा की सफाई से मैं जहाँ तक ये समझ रहा था कि जो भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं उसमें उसको सही तरीके से जमाना, मतलब अरेंज करना, ताकि उससे कोई यूजफुल रिजल्ट्स निकाल सकें। अ, ये ठीक मैं है, समझ रहा हूँ। ठीक है। और कोई जो इस पे कुछ कहना चाहते हो? Yes, sir. जी During the data collection, if suppose if we are unable to collect the correct data, so in this process we can correct the data. So firstly, जैसे if we can remove the error of data. ठीक है। अच्छा, आप डेटा के एरर को रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है। Yes, sir. Suppose अपन incomplete data प्राप्त करें. Suppose we are getting the incomplete data, then we can correct them. ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले एक डेटा शीट लगा लेते हैं, ठीक है, एक सैम्पल डेटा शीट लगा लेते हैं और उसके बाद इस डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। क्योंकि अच्छा, डेटा मेरे पास कौन सा है, इसके आगे की स्लाइड कृतिका ले सकते हैं क्या? बाद में हम वापस आ जाएंगे। हाँ, ये मेरे पास एक डेटा है, ये डेटा मेरे पास आया है। अब इसमें कुछ कहीं पे हमने येलो हाईलाइट कर रखा है। सो कैन वी हैव दिस डिस्कशन नाउ कि जब हम बोल रहे हैं डेटा की सफाई, तो उससे क्या रेफरेंस है? कि जब हम बोल रहे हैं डेटा की सफाई करनी है या डेटा क्लीन करना है, तो हमारा रेफरेंस क्या हो सकता है? अब ये एक डेटा सेट है हमारे पास, जहां पे ये हमने डेटा टैबुलेट किया है और यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे येलो हाईलाइट किया है। येलो हाईलाइट का मतलब है कि ये मेरा डेटा यहाँ पे मिसिंग है। हाँ, Missing. कोई अब यहाँ से कोई इन्फ्रेंस? Yes, sir. I think the yellow portion indicates that as you have already said, some data is missing in this chart. So we have to collect the data separately for those who have appeared in all the exams in quarter 1, quarter 2 question paper. I think it is question paper, question number 1, question number 2. ठीक है, Along with that, if in fifth number class is missing, so it may be a sample of some other class also. So we have to remove that yellow portion having missing class section. It may be of class 6. So we have to eliminate all the possible errors on the basis of this misconception of misinterpretation of data. ठीक है, एक इंटरप्रिटेशन, एक इन्फ्रेंस ले सकते हैं। ओके, सो ये मेरे पास, लेट मी गिव यू ब्रीफ ऑन दिस। ये मेरे पास एक स्टूडेंट असेसमेंट का डेटा है, जिसमें डाइस का कोड है, स्टूडेंट नाम, स्टूडेंट नेम है, क्लास है, इवैल्यूएटर्स कोड है, ठीक है, रोल नंबर है, जेंडर है, मीडियम आईडी है, लैंग्वेज, कौन सा सेट बच्चे को, लैंग्वेज का पेपर है, कौन सा सेट बच्चे को मिला है, और वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है। ये सारा डेटा है और इस डेटा में मेरे पास कुछ चीजें मिसिंग है जिसको मुझे करेक्ट करना है, ठीक है। इसको यहाँ करना पड़ेगा ना, हो जाएगा। पहले डाउनलोड कर लीजिए। So- आरती और शंकर, आपकी आवाज आ रही है, प्लीज अपने आप को म्यूट पर रखें। ओके, वैशाली आपकी भी थोड़ी आवाज आ रही है। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि आंकड़ों की सफाई। तो एक ये मेरे पास डेटा शीट है जहां पे कुछ गड़बड़ है, मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा था आपको। मेरे पास एक डेटा शीट है जिसमें कुछ गड़बड़ है, और अब इस गड़बड़ी की हम बात कर रहे हैं कि क्या वो गड़बड़ी है और कैसे हम काम करेंगे। कृतिका, कैन वी गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड नाउ? थैंक यू। सो अब हम क्या बात कर रहे हैं कि जब मुझे डेटा की सफाई करनी है, तो मैं डेटा की सफाई को 3 स्टेजेस में देख रहा हूं, ठीक है। एक स्कोरिंग से पहले, स्कोरिंग के टाइम पे, और स्कोरिंग के दौरान। दीज आर द 3 मेजर आइटम्स जहां पे हम डेटा की सफाई करना चाह रहे हैं। और डेटा की सफाई क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि मेरे पास जो भी स्टूडेंट असेसमेंट का डेटा आ रहा है,
जो भी स्टूडेंट असेसमेंट का डेटा आ रहा है, इट हैज टू बी वेरी क्लियर, ताकि जो मेरी एनालिसिस है वो सही हो पाए। ठीक है, लेट्स सपोज, कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड कृतिका वंस अगेन, आई एम सॉरी। लेट्स सपोज, जैसा प्रमोद सर कह रहे थे कि ये बच्चा है, इसका यहाँ पे क्लास ही गायब है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता है कि ये बच्चा क्लास 5 का है, क्लास 4 का है, क्लास 3 का है, क्लास 2 का है, आई हैव नो आइडिया। तो अगर इस बच्चे ने कहीं पे कुछ गड़बड़ की है तो मुझे नहीं पता कि उसने कहा, मतलब वो बच्चा किस क्लास का है। यहाँ पे इस बच्चे का रोल नंबर ही नहीं है। तो अगर इस बच्चे का रोल नंबर नहीं है तो ये डेटा, ये जो शीट है, ये मेरे लिए किसी काम की नहीं है। ये वाली रो इज ऑफ नो यूज। नहीं, अगर यहाँ पे मुझे नहीं पता है कि इस बच्चे को कौन सा सेट मिला है लैंग्वेज का, तो मुझे समझ ही नहीं आएगा। बच्चा अगर मान लो मेरा जो लैंग्वेज का सेट 1 है उसमें पहले क्वेश्चन का आंसर ए है और लैंग्वेज सेट 2 में पहले क्वेश्चन का आंसर बी है, तो ये वाली जो रो है ये मेरे लिए बेकार है। जब तक मेरे पास करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होगी तब तक मैं अपने डेटा की एनालिसिस नहीं कर पाऊंगा, तब तक मैं अपने डेटा के साथ जस्टिस नहीं कर पाऊंगा। जो मेरा रिक्वायरमेंट है, जो मेरी एक एम है कि आई नीड टू कलेक्ट दिस डेटा, आई नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरे बच्चे कहाँ पर हैं, किस स्टेटस में है, वो इंफॉर्मेशन शायद मुझे उतनी सही तरीके से नहीं मिल पाएगी। So are we good on this? Any input still now? Kritika, do you want to add? Yeah, sorry, Pramod sir. Sir, if roll number is missing, then can we interpret that after 12 it is 13? If the random selection is not done, it is from roll number 1 to 15. अगर रैंडम सिलेक्शन नहीं हुआ है तब की बात है, पर अगर आप देखोगे तो ये जो है मेरे कोडर्स भी अलग अलग हैं। ये मेरा कोडर 1 है, ये मेरा कोडर 2 है, मेरा कोडर 3 है, और यहाँ पे डाइस कोड है। अगर डाइस कोड सेम है तो हो सकता है कि मैं मान सकता हूँ, बट दैट्स अ वेरी रेयरेस्ट ऑफ रेयर पॉसिबिलिटी। The dice अदरवाइज आई code थिंक, is same. हाँ जी, The dice code is same. अगर डाइस कोड सेम है तो हम ट्राई कर सकते हैं, बट अगेन आई वुड से कि इट्स अ थिन लाइन। ऐसे तो फिर मैं क्लास भी वैलिडेट कर सकता हूं, बट अगेन मैं कर डेटा की क्लीनिंग ही रहा हूं, उस प्रोसेस में भी मैं डेटा की क्लीनिंग ही कर रहा हूं। अगर मैं वहां पे अज्यूम कर रहा हूं कि 12 के बाद 13 आ सकता है, वो प्रोसेस भी मैंने कहीं एक जगह रखी है जहां पे हम बेस्ट पॉसिबल शॉट ले रहे हैं कि शायद बच्चे ने ये टिक किया होगा। जब मैं उस वाली स्लाइड पे आऊंगा आई विल ब्रिंग टू दिस एग्जांपल अगेन कि जो आप कह रहे थे प्रमोद सर, आई थिंक दैट इज सेम। कृतिका, डू यू वांट टू ऐड एनीथिंग इफ आई एम मिसिंग ऑन एनीथिंग? कृतिका आप म्यूट पे हैं, अगर आप कुछ ऐड करना चाह रहे हो। या हाँ संतोष जी, बस मैं यही ऐड करना चाहूंगी, जो इनका क्वेश्चन था कि हम लोग यहाँ पे 12 से 13 का अजम्पशन लेके चल सकते हैं, तो आइडियली हम लोग ले सकते हैं क्योंकि हमें अपने क्लास का है, छोटे स्केल पे हो सकता है। बट अगर मैं कहूँ मेरे पास स्टेट का डेटा आ रहा है तो ये अजम्पशन लेना बहुत कई बार गलत हो जाता है। जैसे अभी तो फिर भी रोल नंबर सीक्वेंस में है, पर जब लार्ज स्केल असेसमेंट्स पे कभी भी डेटा आता है तो वो ऑर्डर में बहुत रेयरली होता है कि रोल नंबर हो, तो तब वहां ट्रिकी हो जाता है। एंड हमें हमेशा वेरीफाई करके ही कोई एक सिंगल सेल में, भले ही वो रोल नंबर जैसी चीज हो, कंफर्म करके ही डाल सकते हैं। हाँ हाँ, राइट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग Thank कि you, ma'am. अगर यहाँ पे डाइस कोड सेम है, जैसे यहाँ पे डाइस कोड सेम है, स्कूल सेम है, तो स्टिल आई कैन टेक ए चांस। पर जब मैं लार्ज स्केल असेसमेंट की बात कर रहा हूँ, आई डोंट थिंक दैट विल एनीवेज वर्क, कि अगर यहाँ इसके बाद मेरा डाइस कोड ही चेंज हो गया तो वो रोल नंबर को जज करना भी, आई डोंट थिंक इट विल हैव एनी इम्पैक्ट। और किसी का कोई डाउट यहाँ पे? कोई क्वेश्चन, कोई इनपुट? Yes, sir. जी जी प्रमोद Sir, सर, शंकर I am सर, Shankar Sati. Sir, if we take the example of question number 4,
there is a one column blank. क्वेश्चन नंबर 4, हाँ जी, हाँ, ये जिसको हमने हाईलाइट किया हुआ है, राइट? Highlight. How can we resolve this issue? So ये इस सारी प्रोसेस पे हम आ रहे हैं, बट अभी दिस इज अ सेट जहाँ पे ये डेटा में गड़बड़ी है, तो अभी क्लीनिंग पे हम आ रहे हैं। जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि डेटा में, और ये सिर्फ सजेस्टेड गड़बड़ी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही गड़बड़ी है, इससे ज्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है। तो रिजॉल्व कैसे करेंगे इस पे अगले शायद 2-3 स्लाइड्स में हम बात कर लेंगे शंकर सर। बट आर वी क्लियर टिल नाउ कि मेरे डेटा में देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि मुझे क्लीनिंग की जरूरत पड़ेगी और इसीलिए मुझे डेटा को क्लीन करना है, ये स्टेप मेरी असेसमेंट साइकिल में होना चाहिए। आर वी गुड टिल नाउ? राम बाबू सर, मैं आ रहा हूं आपके पास। Yes sir, we are. ठीक है जी राम बाबू सर। सर इसमें ये बताना चाह रहा था मैं कि जैसे हम बोर्ड एग्जाम लेते हैं तो उसमें भी इस तरह की परेशानियां आती हैं हमारे सामने। ऐसे बहुत से बच्चे जो होते हैं जो सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं या मीडियम चेंज कर लेते हैं, तो वैल्यूएशन के समय उनके जानकारी हमें मिल जाती है, तो फिर हम हाथ से उसको करेक्ट कर देते हैं ओएमआर शीट पे। वेल डन, यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, आप प्रैक्टिकली यू मस्ट हैव फेस दिस। यस 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 यस। या दिव्या जी, यू वांट टू ऐड समथिंग? एक्चुअली जैसे कि जब हम इस डेटा की बात करते हैं, ये डेटा जो एक्सेल में आता है ये किसी ना किसी के थ्रू जनरेटेड होता है। तो इसमें ये भी हो सकता है कि जैसे एक कोई भी चाइल्ड है, उसका इंफॉर्मेशन 2 बार आ रहा है, या एक बार ब्लैंक आ रहा है, एक बार कुछ भरा हुआ आ रहा है, या दोनों बार ही कुछ अलग अलग भरा हुआ आ रहा है। इट माइट बी पॉसिबल इन दिस सिनेरियो। डिपेंड करता है कि आपका डेटा कैसे, पर हो सकता है डुप्लीकेशन भी हो सकता है। When we are talking about cleaning the data, so this is the one scenario where things are not good. मतलब आप कह रहे हो डेटा डुप्लीकेशन की एक बच्चे का डेटा 2 या 3 बार आ रहा है? हाँ, अगर 2 या 3 बार आ रहा है तो then how would we identify कि कौन सा वाला डेटा सही है? ठीक है, तो हम अभी we have not started the cleaning part of the process. We are only till now discussing कि कितने मेरे डेटा में challenges हो सकते हैं। Allow me some 5-10 minutes and we'll come to that point. Will that be fine? Yeah, sure. Okay. प्रमोद सर, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? सर एक डाउट आ रहा था कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 में कई जगहों पर 88 लिखा हुआ शो हो रहा है सर। हाँ बिल्कुल, 88 लिखा हुआ आ रहा है, राइट, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। बाकी ग्रेड्स हैं और वहाँ 88 लिखा है। जी जी, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। तो चलिए ये सारी चीजें फिर हम अब आगे डिस्कशन कर लेते हैं। प्रमोद सर, ये थोड़ा सस्पेंस था, आप इसको अभी मत खुलवाइए, 5 मिनट बाद हम इस पे बात कर लेते हैं। कृतिया, कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? ओके, सो ये दिस इज माय पर्पस बेसिकली। जब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे डेटा की क्लीनिंग करनी है, सो दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस एक्चुअली कि मुझे डेटा की क्लीनिंग क्यों करनी है, क्योंकि मेरे पास कुछ इनकम्प्लीट डेटा है, कुछ डुप्लीकेशन ऑफ डेटा भी है एज सजेस्टेड बाय दिव्या जी, कुछ अनएक्सपेक्टेड डेटा है या डेटा है जो मुझे नहीं चाहिए था पर वहां पर है, जैसे सब जगह ABCD लिखा हुआ है, कई कई जगह 88 लिखा हुआ है, तो उस पर हम बात कर लेते हैं। तो बेसिकली मुझे करना क्या है कि मुझे अपनी द पर्पस ऑफ डेटा क्लीनिंग इज कि मुझे एग्जैक्ट डेटा चाहिए सो दैट जो मेरी एनालिसिस है वो बेहतर हो पाए, जो मुझे रिजल्ट चाहिए वो काम कर पाए। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड टेक अप वन ऑफ द एग्जांपल्स जहां से इस डिस्कशन को वी कैन स्टार्ट। ओके, तो एक ये मैंने एक इमेज लगाई है जहां पे सवाल था वह विकल्प चुने जो सही हो। इसमें है मैं कल आइसक्रीम खा लिया जाएगा, मैंने कल आइसक्रीम खाई थी, मैं आज आइसक्रीम खाया हूं, मैं कल आइसक्रीम खा रहा हूं। बच्चे ने यहाँ पे
बी ऑप्शन टिक किया था, और यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है वो सी दिया गया है। कृतिका एक स्लाइड और आगे चले हम जरा। ओके, यहाँ पे रिक्त स्थान पर आने वाला उचित विकल्प चुने, जहां हम कह रहे हैं जो विद्यालय में पढ़ाते हैं उन्हें, और ये 4 ऑप्शन है। यहाँ पर 88 टीचर ने लिखा हुआ है, जबकि बच्चे ने यहाँ पे कुछ टिक, आपको दिख रहा है बच्चे ने कुछ टिक किया है नहीं किया है यहाँ पे? आर यू एबल टू सी एनीथिंग हियर? सर दिख रहा है सर। यस सर, वी आर एबल टू सी सर। अच्छा, कहाँ आपको दिख रहा है कहीं पे? यस सर, बिटवीन विद्यार्थी एंड जी सर। अध्यापक, इन बिटवीन। तो हमको दिख रहा है कि बच्चे ने कहीं विद्यार्थी और अध्यापक के बीच में इसको कहीं टिक किया है, और हमने इसको यहाँ पे 88 लगा दिया है, ठीक है, या इसको 88 कोड दिया है। तो प्रमोद सर, पहले मैं इस 88 कोड पे आ जाऊं। तो दिस इज एक कोडिंग कन्वेंशन, जहां पे आप अपने हर क्वेश्चन को या हर एक रेस्पॉन्स को कोड करना चाहते हैं। लेट्स सपोज कि मेरे स्टूडेंट ने वो रेस्पॉन्स ही नहीं किया। जैसे अगर आप इसको सरसरी नजर से देखेंगे तो हो सकता है कि या मुझे 15-20 कॉपीज में इसको मार्क करना हो, तो एज एन इवैल्यूएटर हो सकता है मैं इसे मिस कर जाऊं और मैं इसे बोलूं कि इस बच्चे ने कुछ टिक ही नहीं किया है, और मैं इसको जो मेरा कोई भी रिस्पॉन्स ना दिए जाने वाला कोड है वो लगा दूं। तो ये जो 88 कोड है प्रमोद सर, ये दिखा रहा है कि इस बच्चे ने इस क्वेश्चन में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया है। ओके सर। तो जो भी आप वो 88 देख रहे थे वहां पे, ठीक है, वो सब क्या है? वो है जहां पे बच्चे ने उस क्वेश्चन के अगेंस्ट में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया है, ठीक। तो ये मेरे दो पॉइंट टाइप ऑफ सैंपल्स हैं जिसपे आई वांटेड टू डिस्कस ऑन थिंग्स ना। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपके पास जब डेटा आएगा उसमें कितने टाइप के डेटा एरर आप देख सकते हो? जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, अगर ये वाला आप डेटा एरर देखोगे तो बच्चे ने यहाँ पे टिक तो किया है बी और सी के बीच में, पर जो टीचर थे, जो इवैल्यूएटर थे, जिनको ये फाइनल करना था, क्योंकि बच्चा शायद OMR नहीं भर पा रहा होगा, वो छोटे क्लास का बच्चा था, तो उन्होंने इसको 88 मार्क कर दिया है, ठीक है। एक टाइप का एरर तो मेरा ये है। तो ऐसे कितने टाइप के एरर आपके पास डेटा शीट में आ सकते हैं जब आप अपनी ये डेटा शीट क्रिएट करोगे? हाउ मेनी ऑफ दीज एरर्स आर यू एबल टू विजुअलाइज? क्योंकि आप लोग प्रैक्टिशनर हो, इसीलिए मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं, बजाय कि मैं आपसे ये बात कर लूं कि इतने टाइप के एरर आपको दिखेंगे। सर जब क्वेश्चन पेपर भी वापस मिलेगा हमको डाटा शीट के साथ? अच्छा, एक बार कृतिका जी हम वापस डेटा शीट पे आ जाएं जरा। थैंक यू। या मैं दूसरा पूछूं आपसे कि आपके पास कितने टाइप का डेटा आ सकता है जिसमें आपको एरर मिलेगा? सर कॉलम डाइस कोड से लेके लैंग्वेज प्रेजेंट एब्सेंट क्वेश्चन नंबर, मतलब Q1 से के पहले जितने भी ऑप्शन है सब में आ सकता है। ठीक है, और डेटा सेट कितने टाइप का हो सकता है आपके पास? जैसे एक आएगा आपके पास मैनुअल डेटा, जो मेरे बच्चे ने बी और सी के बीच में लगाया था। सो लेट मी कम टू दैट पार्ट। मेरे बच्चे ने बी और सी के बीच में लगाया था और टीचर ने उसको 88 मार्क कर दिया है। दूसरा डेटा सेट मेरे पास आएगा जो स्कैन होके आया है। इसके अलावा कोई और डेटा सेट आप देख पा रहे हो? तो इसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा डेटा सेट का। सॉरी प्रमोद सर, डेटा सेट का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा, कैसे डेटा सेट मतलब जैसे मेरे पास ये डेटा आया है, ठीक है, तो एक होगा, अब इसमें कहाँ त्रुटियां हो सकती हैं, मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि इसमें कहाँ त्रुटियां हो सकती हैं। तो एक त्रुटि कौन सी है कि जब मेरे बच्चे ने लगाया था बी और सी के बीच में, पर मेरे टीचर ने उसको 88 मार्क कर दिया, ठीक है। एक तो ये मेरा क्वेश्चन, सॉरी सर, मेरा हाँ, क्वेश्चन ये है
कि जैसे हमारे पास अगर ये वाला डाटा शीट बस आती है और क्वेश्चन पेपर मतलब जिसने उसने अटेम्प्ट किया है बच्चे ने, वो आंसर शीट नहीं आती, तो हाउ कैन वी जज दैट वेदर द कोड अलॉटेड 88 इज करेक्ट और नॉट? उस पे हम आ सकते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है, दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जिस पे हमें बात करनी चाहिए। आपकी स्क्रीन कृतिका, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ये जो आप जो सवाल पूछ रहे हो, सॉरी कृतिका, हाँ, मैं आपके पॉइंट में कुछ ऐड करना चाह रही थी। हाँ, सो जो संतोष जी बेसिकली पूछना चाह रहे हैं कि ये हमारे पास आप अभी एक एक्सेल बना हुआ देख रहे हैं, तो क्या ये दो तरीकों से आ सकता है कि एक तरीके से आ सकता है कि मतलब क्या एक इंसान बना के दे रहा होगा और क्या ये डेटा आपको मशीन बना के दे रही होगी? दोनों पॉसिबल है कि एक चीज पॉसिबल है? इनमें से क्या पॉसिबल होता हुआ आपको दिखता है? आपका क्या एक्सपीरियंस है? तो सबसे पहला क्वेश्चन संतोष जी का ये था। दो से ज्यादा तरीके से भी पॉसिबल है मैम। जैसे? जी सर, हाँ। जैसे अगर इस डाटा को मैन्युअली बनाया जाएगा तो कोई इवेल्युएटर इतने कॉलम्स को हो सकता है एक साथ फीड ना करे, वो जेंडर तक के कॉलम को अलग रख ले और क्वेश्चंस के कॉलम को अलग रख ले। जो ए सेट जिसने ए ग्रेड प्राप्त किया है उसका अलग बना ले, बी का अलग बना ले। मतलब कोई रोल नंबर वाइज उसको डाटा को भी कलेक्ट कर सकता है, कोई कोडर वाइज भी कलेक्ट कर सकता है, क्योंकि डाइस कोड तो सेम है। ठीक है, राम बाबू सर कुछ ऐड करना चाहते हैं। जी राम बाबू सर। थैंक यू प्रमोद सर। सर इसमें दोनों तरह से लिया जाता है कि स्कैन करके जो डाटा आएगा उसको एनालिसिस से कर लिया जाएगा और उसमें मैन्युअली जो त्रुटियां हमारी रह गई, जैसे कुछ जो ब्लैंक है येलो कलर में, इनको मैन्युअली मंगा के उसमें कंपाइल किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, तो दोनों तरीके से डेटा आएगा। स्कैन डेटा, आपके पास ओएमआर का डेटा भी आ सकता है और आपके पास मैनुअल डेटा भी आ सकता है। ठीक है, अभी मैं दो मोटे मोटे हिस्से ले लेता हूँ। एक मेरे पास ओएमआर का डेटा आ रहा है, एक मेरे पास स्कैन डेटा आ रहा है। अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि अज्यूम करिए कि आपके पास ओएमआर का डेटा आ रहा है और आपके पास मैनुअल डेटा आ रहा है, ठीक है, तो आप अगर इसमें एक लिस्ट बनाने के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूं कि जब आपके पास ओएमआर का डेटा आ रहा है तो कौन कौन सी प्रोबेबल मिस्टेक्स या कौन कौन सी डेटा वैलिडेशन के चैलेंजेस आपको आ सकते हैं या क्लीनिंग आपको करनी पड़ेगी, और अगर मैनुअल डेटा आ रहा है तो वहां पे क्या क्या गड़बड़ हो सकती है। कैन यू लिस्ट आउट 2 या 3 आइटम? मैं फिर से दोहरा रहा हूं, आपके पास स्कैन डेटा आ रहा है और आपके पास मैनुअल डेटा आ रहा है। स्कैन डेटा में आपको कहां पे डेटा में गड़बड़ी मिल सकती है और मैनुअल डेटा में कहां पे गड़बड़ी मिल सकती है? कुछ कॉलम्स खाली छोड़ दिए गए हो सर स्कैन डाटा में भी, बच्चों के द्वारा या जो भी इन्विजिलेटर या जो भी वैल्यूअर है उसके द्वारा। और अच्छा, एक सेकेंड सर, एक सेकेंड। तो आप बोलना चाह रहे हो कि बच्चे ने, मान लीजिए बच्चे को क्लास भरनी थी पर बच्चे ने नहीं भरी है, तो एक वो हो सकता है ना? ठीक है, अच्छा। वैल्यूअर द्वारा भी छोड़ दिए जाते हैं, कभी कभी ओवर राइटिंग कर दी जाती है और कभी कभी ओएमआर सीट को ठीक से मैनेज करके रखा नहीं जाता, जिससे उसका डाटा ठीक से स्कैन ही नहीं हो पाता। ठीक है, प्रॉब्लम भी आएगी सर। ठीक है, और मैनुअल में अगर, तो ये कुछ लिस्ट में, अब इस पे वापस आएंगे हम, वील हैव ए गुड डिस्कशन ऑन दिस, बट जस्ट वांट टू कलेक्ट सम डेटा फ्रॉम यू। हाँ, मैनुअल में क्या क्या चैलेंज आपको देखने मिल सकते हैं? मैनुअल में किस टाइप का डेटा चैलेंज आप देखते हो? सर मैनुअल में क्या होता है कि जब मैनुअल डाटा कलेक्ट किया जाता है तो हो सकता है कि कोई बोलता है और कोई लिखता है, तो उसने बोला कुछ और डेटा लिख कुछ लिया। एक तो इसमें एक वो हो सकता है कि मतलब डाटा अपन को एक्यूरेट प्राप्त नहीं हो सकता। दूसरा क्या रहता है कि कुछ मतलब उसने बोला किसी के, उसमें कोडिंग उसका रहता है। जैसे अभी हमारे उसमें सीकरी डिस्ट्रिक्ट में हो गया था कि ओएमआर सीट भरनी थी, तो वो सारे बच्चों की ओएमआर सीट तो पूरा एक जैसी आती है, कोड से पता चलता है कि ये मैथमेटिक्स की है, ये फिजिक्स की है, तो मैथ के नंबर वो दूसरे इंग्लिश वाली उसमें ओएमआर सीट में भर दिए। वो कोड ध्यान नहीं दिया और वो मतलब वहां से स्ट्रॉन्ग रूम से वो लाए ओएमआर सीट और उन्होंने कोड ध्यान नहीं दिया और मैथ की कॉपी चेक करके उसके नंबर इंग्लिश में भर दिए। फिर अब वो इंग्लिश में वो जमा कर दिया, ध्यान भी नहीं दिया। बाद में पता पड़ा कि जब वो इंग्लिश का बंडल खुला होगा तो उन्होंने कहा कि मतलब इंग्लिश की ओएमआर सीट तो है ही नहीं। तो उन्होंने देखा कि अरे इंग्लिश की ओएमआर सीट, तो वो फिर मतलब उन्होंने वो रिकॉर्ड में देखा तो देखा कि इसमें तो मैथ्स के नंबर भरे हुए हैं।
तो ऐसा वो गड़बड़ भी हो जाती है कभी कभी। यस, तो फिर तो आपको तो सुदर्शन सर डेटा क्लीनिंग का बड़ा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, तो आपके इनपुट्स तो आएंगे काम। तो थैंक यू। तो अब हम इसकी अगली स्लाइड पे चलते हैं, जिसके लिए कॉन्टेक्स्ट में क्रिएट कर रहा था। आपके पास दो टाइप का डेटा आया, एक स्कैन डेटा आया और एक मैनुअल डेटा आया। तो स्कैन डेटा, नहीं कृतिका एक सेकेंड, जस्ट गिव मी सेकेंड ऑन स्कैन डेटा। स्कैन डेटा में जैसा सुदर्शन सर बोल रहे हैं, और पॉसिबिलिटीज क्या है कि आपको अपना क्लास भरना है, हो सकता है बच्चे ने भरा हो पर वो उतना सही से डाक ना किया हो, ठीक है, या वो बच्चे ने भरे ही ना हो, जल्दबाजी में हमने चेक ना किया हो, या जो अभी सर बता रहे हैं। तो इस टाइप की इंफॉर्मेशन आती है जिसको आपको ऑब्जर्व और क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक टाइप ऑफ डेटा सेट है जो स्कैन डेटा में आएगा, जिसपे हमें काम करना पड़ेगा। पर स्कैन डेटा में जो शीट आ रही है वो आपके पास फाइनल शीट आ रही है, जहां पे आपको उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और उसके बाद उसमें से हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यहाँ पे ये मिसिंग है या यहाँ पे ये मिसिंग नहीं है। दिस इज वन ऑफ द प्रोसेस फॉर स्कैन डेटा। मैनुअल डेटा में देखते हैं। मैनुअल डेटा से मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया था, इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल पहले दिखाया था, सो दैट वी कैन हैव अ डिस्कशन ऑन दैट। अब मेरे बच्चे ने लगाया है बी और सी के बीच में एक रेस्पॉन्स, ठीक है, पर उसमें जो टीचर ने सेलेक्ट किया है वो किया है 88। तो डू यू अग्री कि ये मैनुअल डेटा मिस्टेक है, या इसको हम मैनुअल डेटा चैलेंज नहीं कह सकते? दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन विच आई वांट टू आस्क। हाँ, तो शायद नहीं कह सकते क्योंकि उसने किसी एक पर नहीं लगाया, दोनों के बीच में लगाया है। ठीक है, अगर अच्छा ठीक है, जो उसके पहले वाला था जहां पे बच्चे ने लगाया था बी और टीचर ने सी लगाया था, हाँ हो सकता है सर। वहां हो सकता है। यस सर। अच्छा, और कोई एग्जाम्पल जो आपको मैनुअल डेटा का एग्जाम्पल आपको दिखता हो कि सर ये हो सकता है? सर बायस्ड भी हो सकता है टीचर की, अगर बच्चा एक गलत आंसर दे रहा है तो अगर रिस्पांस भरने वाला या उसको मतलब डाटा शीट में भरने वाला टीचर है तो हो सकता है वो जानबूझकर भी करेक्ट कर दे उसको। हाँ हो सकता है, पर अब यही तो आपको क्लीनिंग की जरूरत है। दिस इज व्हाट क्लीनिंग इज ऑल अबाउट। अगर बायस भी है तो भी क्लीनिंग तो करनी पड़ेगी ना आपको। अगर आपका डेटा सही चाहिए, सो यू नीड टू क्लीन इट, एंड दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग। कमिंग टू योर पॉइंट प्रमोद सर, जो आप बोल रहे थे कि वो मैनुअल डेटा नहीं हो सकता है, ये कृतिका ने इसको एक्सपीरियंस किया है। ये जो डेटा सेट हमने लगाया है, कृतिका आप वो एग्जांपल बताना चाहोगे जहां पे आपने उस बच्चे की सारी कॉपी देखी थी एंड यू वर एबल टू मेक इट आउट? तो जब हम लोग इस एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि जैसा भी आप में से ने बोला कि क्या कहते हैं, टिक लगा हुआ है, बहुत हल्के पेंसिल से लगा हुआ है, पर हम देख सकते हैं कि वो बी और सी दोनों के बीच में है। अब कैसे डिसाइड करेंगे कि बच्चे ने बी सेलेक्ट किया है कि सी सेलेक्ट किया है? तो ऐसे केसेस में क्या होता है, हमारे पास बच्चे का सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं, पूरा पेपर होता है। तो अगर बच्चा कुछ पैटर्न फॉलो कर रहा था, उसकी होगी या तो आदत की जो करेक्ट आंसर वो लगाना चाह रहा है सब में नीचे लगा रहा होगा, या फिर करेक्ट आंसर जो भी वो खुद आंसर करना चाह रहा है उसके ऊपर लगा रहा होगा। तो आप सारे क्वेश्चंस में देखेंगे तो वो पैटर्न आपको एकदम से हाईलाइट हो जाता है। तो इसी केस में हम लोग ने जब देखा कि क्या कहते हैं, ठीक है हमने कोडिंग करवाई थी, कोडर ने यहाँ पे टीचर ने दिया 88, बट जब हम लोग के पास पूरा पेपर आया, हम लोग ने खोला तो देखा बच्चा सारे जो आंसर्स हैं ऑप्शन के ऊपर टिक लगा रहा है। पर अच्छा ये हमें कैसे पता चला, जब उसने कुछ जगह ऑप्शन ए में ऊपर टिक लगा रखा था तो हमें लगा ओके ठीक है, तो यहाँ पे उसका एक पैटर्न सेट है कि जब उसे ऑप्शन पे टिक लगाना है तो उसके ऊपर लगाएगा, ना आगे ना साइड में ना नीचे, तो ऊपर टिक लगा रहा है। तो उस हिसाब से मैंने फिर यहाँ पे 88 का ऑप्शन चेंज करके कोडिंग इसकी दोबारा से ऑप्शन सी को आंसर फिल किया। थैंक यू कृतिका। मैम इसमें मैं अपना एक एक्सपीरियंस जोड़ना चाहूँगा। जी इसमें मेरी ही बेटी का है, थोड़ा सा हास्यास्पद लगेगा। तो इस बार उनके स्कूल की तरफ से टर्म एग्जाम लिए गए जो कि स्कैन शीट पर थे।
उसने इंटेंशनली यही प्रक्रिया अपनाते हुए, जिनमें वो कंफर्म थी उनमें तो उसने वही पैटर्न अपनाया जिसमें नीचे टिक लगाती थी ऑप्शन में, लेकिन जिनमें वो श्योर नहीं थी बी और सी या सी या डी में, तो उनके बीच में लगाती थी और टच दोनों को कर देती थी टिक को, ताकि टीचर ये सोचे कि उसने वही पैटर्न फॉलो किया है। Yes, sir. Yes, sir. Also, I have a doubt, sir. Also, I heard, is it a correct way to identify the right situation of a student? I think, sir, it is not a correct way. अच्छा, आपको क्यों लगता है सर शंकर सर कि ये सही नहीं है? शंकर सर आप म्यूट पे हैं अगर बोल रहे हैं तो। यस मैडम, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चा यही सोच रहा होगा? अपन ने आइडेंटिफाई कर लिया हर क्वेश्चन को देख के भी, लेकिन फिर भी करंट क्या उस थिंकिंग पे जा सकते हैं बच्चे की? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, करंट थिंकिंग में नहीं जा सकते हैं, पर जैसा कृतिका बता रही हैं कि ये वाला जो पेपर था, अच्छा अगर चलिए मैं ये भी मान लेता हूँ कि इस बच्चे ने इन दोनों के बीच में लगाया है, आपका ये वाला जो शंकर सर आप बोल रहे हैं कि ये बच्चा जो है इसने विद्यार्थी लगाया होगा, तभी भी 88 जो मेरा कोड है वो 88 कोड है नॉट अटेम्प्टेड। यस सर। तो 88 कोड तो तभी भी गलत है ना। अगर मैं इस बात को यहाँ भी छोड़ दूं कि हालांकि जब भी हम वी कैन टेक दिस डिस्कशन, पर मैं अभी भी इसको मान रहा हूँ कि जो मेरा विद्यार्थी है उसने दोनों के बीच में लगाया है और टीचर को नहीं समझ में आया, पर 88 तो तभी भी गलत है ना, तभी भी मुझे इसका डेटा तो क्लीन करना पड़ेगा ना। ये सर अटेम्प्ट तो किया उसने। हाँ, ये इंटेंट इज नॉट कि ये इसको पहचाना कैसे जाएगा। इंटेंट ये है कि ये जो डेटा सेट आपके पास आ रहा है ये गलत है, और उसका एग्जाम्पल क्योंकि ये देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि टीचर इसको मिस कर जाए, इसीलिए यहाँ पे ये है। अब इसको पहचाना कैसे गया होगा जो कृतिका कह रही है, बिकॉज उन्होंने इस पे काम किया है, ये लाइव काम, मतलब दिस इज लाइव एग्जाम्पल जो उन्होंने काम करके उठाया है। तो उस बच्चे का पैटर्न ही था कि वो बच्चा जो भी ऑप्शन लगा रहा है वो एग्जैक्टली बीच में ही लगा रहा है, तो इसीलिए इनको लगा कि ये हो सकता है। और अब हम इसकी प्रोसेस पे आते हैं कि अब इससे हुआ क्या। कृतिका, कैन वी गो बैक टू वन स्लाइड अगेन, एक बार पीछे चले हम थोड़ा आगे। राम बाबू सर कुछ कहना चाह रहे हैं, सॉरी जी राम बाबू सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, मैं भी अपना एक्सपीरियंस बताना चाह रहा हूँ सर। जी सर। कि बोर्ड मूल्यांकन में कई बार ऐसी कॉपियां आती है जिनमें मैच द कॉलम है, एरो से भी बना देते हैं और साइड में वो उनके कोड लिख देते हैं, और कभी कभी सत्य सत्य है तो कभी ट्रू फॉल्स ऐसी राइटिंग में लिखते हैं कि वो आप जज ही नहीं कर पाते कि ट्रू लिखा है कि फॉल्स लिखा है जी। तो ऐसे केसेस में भी अधिकतर डाउट ऑफ बेनिफिट बच्चे को देकर काम करना पड़ता है हम लोगों को। थैंक यू फॉर एडिंग दैट सर। अब ये सारे थैंक यू राम बाबू सर। इसका प्रोसेस मतलब इस डिस्कशन का इंटेंट क्या है? इंटेंट ये है कि मुझे ये समझ में आ गया है कि मेरी जो डेटा मेरे पास आया है और जो मेरे विद्यार्थी का, मेरे स्टूडेंट का रेस्पॉन्स है उसमें कहीं मिसमैच है। मुझे ये पता करना है कि उसमें मिसमैच है, और ये मुझे कंफर्म हो गया है कि वहां पे मिसमैच है। तो अब हम अपनी क्लीनिंग की प्रोसेस को शुरू करेंगे, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस जो क्लीनिंग की सजेस्टेड प्रोसेस है, कमिंग फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, कि आप उस सैंपल में से एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ले रहे हो, कि हम जैसे यहाँ पे हमने लिखा है कि हम लगभग 100 कॉपियां उठा के दोबारा, इट शुड बी रिप्रेजेंटेटिव सैंपल जो उस पूरे सैंपल साइज को रिप्रेजेंट करे, और उसको फिर से हम एक बार चेक करते हैं कि स्टेटस क्या है, ठीक है। वहां पे जब हम उसकी कोडिंग करते हैं, अगर हमें लगता है कि यहाँ इस वाले सैंपल में, इन 100 सैंपल में, लेट्स सपोज मेरे पास, कैन वी गो बैक टू दैट स्लाइड अगेन जहां पे मैंने कोडर 1 कोडर 2 लिखा हुआ, आई थिंक वहां से हम ज्यादा हाँ ये इस स्लाइड पे। अब मान लीजिए मेरे जो कोडर 1 है इनके डेटा में कहीं पे मुझे इस वाले इसमें कहीं कुछ गड़बड़ी मुझे नहीं मिल रही है, पर ये जो कोडर 2 है इनके सैंपल में मुझे गड़बड़ी ज्यादा दिख रही है। तो अगर
जो मैंने रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लिया है और जिसको मैं खुद कोड कर रहा हूँ या मेरी टीम कोड कर रही है, और अगर वहां मुझे एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ परसेंटेज से ज्यादा एरर मिलता है तो वी सजेस्ट कि हमको उसको फिर से कोड कराना चाहिए। और स्टैटिस्टिकल टर्म्स में लगभग 2% के आसपास अगर आपको एरर मिल रहा है तो मुझे लगता है दैट इज गुड इनफ टू टेक योर डिसीजन कि हाँ हमको इसको फिर से कोड कराना चाहिए या हमको उस डेटा को रिविजिट करना पड़ेगा। एनी इनपुट्स ऑन दिस वन? सर आई वुड कोई लाइक टू इनपुट आस्क वन आपका? जी शंकर सर, जी शंकर सर सर। ये मैं जानना चाह रहा था, जैसे अपन ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है ना, इट इज द डायग्नोस्टिक टेस्ट, और हाँ जी, हाँ फाइनल जी। असेसमेंट में भी डिफरेंस रहता है ना। तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट में हम ये फॉलो कर सकते हैं कि जैसे आपने बताया कि दो बी और सी के बीच में अगर बच्चा कर रहा है तो अपन को चूंकि डायग्नोसिस करना है कि बच्चे का लेवल पता करने के लिए, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट में अपन इस तरीके का मतलब कर सकते हैं कि रिजल्ट आउटपुट निकालने के लिए भले ही फाइनल असेसमेंट में अपन इसको फॉलो ना करें लेकिन डायग्नोसिस में कर सकते हैं सर। ठीक है, थैंक यू शंकर सर, थैंक यू फॉर इनपुट। जी प्रमोद सर, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? सर एक ही चीज की ये 2% किस चीज का टोटल एरर 2% हो या कोडर वाइज हो या क्वेश्चन वाइज हो? कोडर वाइज। जो मैंने सैंपल लिया है, जो मैंने रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लिया है, जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मेरी 100 बुकलेट्स मैंने, तो जैसे मान लीजिए आपके पास कोडर 1 से 1000 बुकलेट आई, ठीक है, आपने उस 1000 में से 10% बुक ले ली कि इनको फिर से हम चेक करेंगे, और उस 10% में से जो 100 कॉपीज मैंने लिए हैं उसमें से अगर मुझे लग रहा है कि 2% से ज्यादा का एरर है तो इट इज सजेस्टेड कि वो कोडिंग फिर से रिविजिट होनी चाहिए। थैंक यू सर। और कोई इनपुट किसी का यहाँ पे? ओके, तो क्या हम मैनुअल डेटा क्लीनिंग की नेसेसिटी के बारे में अभी हम क्या वहां तक पहुंच गए कि क्या जरूरत है और कैसे होगा इस प्रोसेस पे हम आ रहे हैं? दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टेज। पर क्या ये बात हम अग्री कर रहे हैं कि स्कैन डेटा, मैनुअल डेटा और उसकी क्लीनिंग की प्रोसेस और उसकी जरूरत क्यों है? एक हाँ या एक ना विल जी सर क्लियर है सर, क्लियर है सर। क्लियर है सर। थैंक यू सर एक डाउट और पूछते हैं। ठीक है कृतिका, सो यहाँ से आई थिंक डू वी हैव वैशाली, क्या हम थोड़ा इसको हैंड्स ऑन भी कर सकते हैं? प्रमोद सर का एक डाउट है, उसको लेने के बाद वी कैन स्टार्ट। हाँ, वी कैन डू द हैंड्स ऑन। ठीक है जी प्रमोद सर। थैंक यू मैम। सर इसमें यदि एक लाइन है कि तो उन विशिष्ट मूल्यांकनकर्ताओं से अनुरोध किया जाता है कि वे अपनी सभी उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन करें। जी सर अगर उसने उस टाइम पर डाटा कलेक्ट ही ना किया हो मूल्यांकनकर्ता ने, तो वो पुनर्मूल्यांकन करने के बाद भी रिजल्ट पे वही पहुंचेगा? नहीं, ये पुनर्मूल्यांकन कैसे होगा? आपने कैसे किया होगा वो डेटा? यही तो हम बात कर रहे हैं। आपने उन उत्तर पुस्तिकाओं से डेटा वैलिडेट किया है। उत्तर पुस्तिका का एग्जाम्पल कौन सा है जो हमने अभी देखा? कृतिका एक बार आगे चले। हाँ ये है, ये एग्जाम्पल है। तो अगर मैं देख रहा हूं कि बच्चे ने बी लगाया है पर यहाँ पे सी लगाया है, मतलब यहाँ पे कोडिंग में डिफरेंस आ गया है, तो यही डेटा है जिसको मुझे रिवैलिडेट करना पड़ेगा। सर एक निवेदन था जी जो अभी हमने 2 एग्जांपल लिए हैं, ओएमआर सीट में तो रिजॉल्व हो जाएंगे, तो यदि हम ओएमआर सीट पे काम कर रहे हैं तो इस पे चर्चा करने का कोई मतलब ही नहीं रहा। हाँ So, नहीं ये हरीश सर, ये करना चाहूंगी। सॉरी जी हाँ कृतिका बोलिए। सो जो आप पूछ रहे हैं कि ओएमआर शीट में इसका पर्पस नहीं रहेगा, तो हम लोग जब आकलन करते हैं तो वो छोटी क्लासेस का भी करते हैं, बड़ी क्लासेस का भी करते हैं। तो वेरिएशन ये रहता है कि छोटी क्लासेस में हम अगर आप ग्रेड 3-4 तक बात करें तो हमारी एक्सपेक्टेशन रहती है कि बच्चे अपने आप ओएमआर फिल नहीं कर पाएंगे। मतलब मैं अगर उनसे ओएमआर फिल करवाने जाऊंगी तो गलती होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल्स लिए गए हैं ये छोटी क्लासेस में ज्यादातर देखे जाते हैं, बट बड़ी क्लासेस में भी होने के स्कोप रहता है। तो अगर देखें तो बच्चे ने यहाँ पे इसीलिए क्या किया है, बच्चे ने आंसर्स टिक किए हैं, उसके बाद एक इवैल्यूएटर या फिर जो टीचर होते हैं वो बैठते हैं, उसकी कोडिंग करते हैं कि जैसे यहाँ पे उन्होंने किया कि बच्चे ने सी किया है और फिर बच्चे ने कुछ नहीं अटेम्प्ट किया जो कि गलत था, पर ऐसे ही कोडिंग करके
तैयार करते हैं पेपर पे और फिर कोई एक डेटा एंट्री के लिए हम व्यक्ति को बैठाते हैं जो आगे चल के इस डेटा को पूरा एक्सेल में लेकर आता है। OMR शीट में भी हम क्या कहते हैं, जब हमारे पास डेटा स्कैन होके आता है तो हमें ये सैंपल कोडिंग का प्रोसेस नहीं कराना पड़ता है, पर अगर आप OMR शीट पे ना करा के डायरेक्ट पेन एंड पेपर पे ही MCQ क्वेश्चंस का आकलन कर रहे हैं तो आपको ये प्रोसेस करवाना पड़ेगा डेटा क्लीन करने के लिए। Agreed. I agree with you, madam. We are on the same page. क्योंकि I have also experience because जब नवोदय विद्यालय का जो एग्जाम होता है 6 में एडमिशन के लिए जी तो वो जो डाटा कलेक्शन या उस समय जो पेपर होता है तो बच्चे बेचारे मतलब OMR शीट पे चूंकि उनको दे आर अनेबल तो उनको पता ही नहीं है कि कैसे क्या भरना है, तो वो जानते हैं कि राइट आंसर क्या है लेकिन उनको कई बार दिक्कत आती है OMR शीट भरने पे। तो उस कंडीशन में ये छोटे बच्चों के लिए स्पेशली डाटा क्लीनिंग जो होनी चाहिए बिल्कुल। जी सर। ठीक, थैंक यू शंकर सर। प्रमोद सर आपका कोई और डाउट है? इज इट? नो सर, थैंक यू। तो यहाँ से कृतिका, कैन वी डू सम हैंड्स ऑन नाउ? इज इट पॉसिबल? वी विल डू हैंड्स ऑन, जस्ट अ सेकेंड। वी विल डू हैंड्स ऑन, पर उससे पहले थोड़ा एक दो इसी को पूरा कवर करके मैं आगे ले जाती हूँ एंड फिर हैंड्स ऑन पे आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ, थैंक यू संतोष जी, अभी तक समझाने के लिए आए आपने, अच्छा एक बेस सेट कर दिया है। आई होप सब पार्टिसिपेंट्स को भी समझ आ रहा होगा। तो आपने सैंपल कोडिंग का सुना कि क्या कहते हैं हम कर रहे हैं, ये समझा जरूरत क्या हो रही है, आपने ये भी देखा कि किस तरह की गलतियां हमें मिल रही है। तो अभी हैंड्स ऑन के पहले पहुंचने के मैं आपको स्लाइड पे कुछ ऐसे देखना चाहूंगी। तो देखिए, सैंपल कोडिंग में हमारे पास एक ऐसी एक्सेल शीट आएगी जहां पे हमारे पास पहले इवैल्यूएटर का डेटा है, जो मतलब टीचर ने हमें एक डेटा बना के भेजा। बट अब मैंने क्या किया कि मैंने कुछ 100 कॉपियां मंगवाई कुल सारे इवैल्यूएटर्स की, जिसमें काफी कोडर्स की 4-5 कॉपीज आ जाती हैं और एक पेपर में मान लीजिए आपके 30 से 50 क्वेश्चंस होने की पॉसिबिलिटी रहती है, राइट। तो जब हम इसके बात करेंगे तो मैं हर एक इवैल्यूएटर की जो दोबारा मैंने मंगवाई है दोबारा से कोडिंग करवाऊंगी किसी और इंसान से। तो जैसे टीचर ने जो की, अब वो हो सकता है मेरी कंपनी से हो या आपके स्टेट असेसमेंट सेल से कोई हो, कोई एक इंसान बैठेगा दोबारा से उसी चीज की कोडिंग करेगा और हम डेटा को आपस में सामने सामने रख के देखेंगे कहाँ पे मिसमैच हो रहा है। तो सैंपल कोडिंग का मेन मोटिव है कि हम देखेंगे आपने जो कोड किया है और एक जो टीचर ने कोड किया है उन दोनों में क्या फर्क आ रहा है। तो अगर आप जैसे यहाँ देख सकते हैं कि कोडर 1 के सीरियल नंबर 3 अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 में इवैल्यूएटर ने फिल किया था सी, पर जब हम लोग ने कोडिंग की तो हमें लगा यहाँ होना चाहिए बी। तो ये एक मिसमैच है, इवैल्यूएटर कह रहे हैं सी, हम कह रहे हैं बी। इसमें बहुत जरूरी होता है कि अगर हम कह रहे हैं कि ये होना चाहिए तो आप उसका मिसमैच का प्रॉपर करेंगे हाईलाइट कि क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि फर्क आ रहा है। तो हम ऐसे ही रैंडमली कोई किसी का आंसर नहीं चेंज कर देंगे, हम ध्यान से देखेंगे कि आंसर सही में चेंज हो रहा है, देखने में गलती है। हो सकता है वो बी टाइप करना चाह रहे थे, उन्होंने सी टाइप कर दिया। कीबोर्ड में हमारे अगर आपको लैपटॉप का कीबोर्ड का ध्यान हो तो नीचे की लाइन में CVB होता है, तो हो सकता है वो बी एंटर करना चाह रहे हो पर हाथ जल्दी जल्दी करते हुए सी एंटर कर दिया हो, इसकी वजह से गलती हो सकती है। या उन्होंने अज्यूम ही किया हो कि बच्चे ने टिक सी पे लगा रखा है जबकि बच्चा पैटर्न फॉलो करके बी का फॉलो कर रहा हो, राइट। तो ये सब मिसमैचेस हम काउंट करते हैं कि कहाँ कहाँ है। तो ऐसे ही हर एक कोडर का अगर आप देखें कोडर 1, कोडर 2, कोडर 3, जितने जितने मिसमैचेस हैं हम यहाँ पे एक और पूरी कॉलम बनाएंगे और देखेंगे कहाँ कहाँ पे मिसमैच है। जहां जहां 0 है मतलब कोई मिसमैच नहीं है। सी क्वेश्चन 1 सी और क्वेश्चन 1 इंटरनल डेटा में भी सी था तो 0 आ गया है। बट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 फॉर कोडर 1 और सीरियल नंबर 3 में मिसमैच था तो यहाँ पे हम 1 करके रेड हाईलाइट कर देते हैं। तो अभी मैं से आपको एक्सेल पे भी हैंड्स ऑन करके समझाऊंगी तो काफी समझ आएगा कि पूरा डेटा फ्लो कैसे कर रहा है। तो अभी इसको आप एक इमेज की तरह याद रखिए कि हाँ ऐसे दिखेगा। मैंने एक एक्सेल पे डाल दिया है, आपको तुरंत दिख रहा है किस कोडर के
काम में गलती आई है और किस रो पे आई है। तो ये एक्सेल अगर हम बात करें तो आपको हमेशा याद रखना होगा कि वो डेटा विजुअलाइज करने में बहुत हेल्प करता है। अगर मैं ऐसे ही रैंडमली इस पे डाल के डेटा दे दूं कि ऐसी ऐसे चीजें हुई हैं तो आपको शायद नहीं होगा, पर अगर मैं आपको ज्यादा कुछ बताऊं भी ना, आप यहाँ से पढ़ेंगे मिसमैचेस, आप देखेंगे हाईलाइट यहाँ पे 5-6 चीजें हो रखी हैं, आप तुरंत देखेंगे अच्छा यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, इसको पढ़ सकते हैं। तो अभी इसको हम और एक्सेल पे एक बार करके समझेंगे। फिर इसी तरीके के हम हर कोडर की रिपोर्ट्स बनाते हैं। यहाँ पे हमने एक छोटा डेटा सेट लिया है। अब इसकी रिपोर्ट अगर मैं बताऊं कि अगर अलग अलग कोडर हैं तो मैं देखती हूँ कि क्या क्या उनके मिसमैचेस हैं। तो इससे पहले मैं रिपोर्ट समझाऊं, कोई मुझे बताएगा कि अगर मैं जैसे अलग अलग 3 कोड्स हैं, मैं कोड बताती हूँ उनका मतलब क्या होगा। 85 है कि बच्चे ने कुछ ऐसा ही गड़बड़ शड़बड़ आंसर लिख दिया, ठीक है, उसको ABCD में से कुछ सेलेक्ट करना था, बच्चे ने बाहर कुछ ऐसे ही स्क्रिबल करके चारों आंसर पे टिक लगा दिया। 86 में बोलूं तो बच्चे ने ऐसे ही क्या कहते हैं 2 आंसर में टिक लगा दिया या सर्किल लगा दिए, कुछ अलग अलग डिजाइन बना के रखा हुआ है। 88 बोलूं तो मतलब बच्चे ने कुछ उस आंसर में ऑप्शंस में से चूज ही नहीं किया। तो ये 3 कोड अगर है, अब मैं बोल रही हूँ यहाँ पे जो मैं काउंटिंग करती हूँ मिसमैचेस की, वो इन कोड्स की नहीं करती हूँ। कोई आप में से सोच के बता सकता है कि हम जैसे 85, 86, 88 मतलब जहाँ पे बच्चा कुछ ऐसा आंसर दे रहा है कि उसके मार्क्स मिलने हैं 0, तो इन मिसमैचेस को मैं क्यों काउंट नहीं कर रही हूँ एरर रिपोर्ट में? कोई मुझे कुछ गेस करके बता सकता है? जी मैम, जी राम बाबू जी। इसको हम 0 मार्क्स मानकर ही चलेंगे, इसलिए करेक्ट। तो 0 मानकर ही चलेंगे, तो हम लोग इसको मिसमैच काउंट क्यों नहीं कर रहे हो? अगर ऐसी ही गलतियां पाई हैं कि कोडर ने 85, 86, 88 अलग अलग कोड दे रहा है, पर हमेशा जो सही कोड भी है वो इन्हीं तीनों में से होना है, तो मैं इसको क्या दोबारा वापस भेजूंगी कोडर के पास कि दोबारा रिकोडिंग करो ऐसे पेपर्स को? नहीं मैम, इसे 0 मानकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। जी। क्यों बढ़ा जा सकता है राम बाबू जी? क्योंकि बच्चा कंफ्यूज था कि कौन सा ऑप्शन सही है, इसलिए उसने चारों को या तो टिक कर दिया या 2 को कर दिया या छोड़ दिया है। छोड़ दिया। पर क्या इसका असर हमारे डेटा एनालिसिस पे पड़ेगा? असर तो पड़ेगा मैम, डेफिनेटली। नहीं पड़ेगा मैडम, कोई असर नहीं होगा। जी नवनीत जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कारण कि कोड कोई भी तीनों में से यदि कोई भी कोड दर्ज कर दिया जाए, मान लीजिए कि इवैल्यूएटर ने 88 किया है और जो इंटरनल असेसमेंट हुआ है उसमें 86 हुआ है, दोनों का मीनिंग फाइनली 0 ही आना है। तो चूंकि बच्चे को 0 ही मिलना है, तो हमारे जो डाटा एनालिसिस होगा उसमें तो वो 0 ही काउंट पहला जाएगा। तो इस तरह हमारे जो डाटा एनालिसिस होगा उस पर कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, ज्यादा फर्क क्या, कोई भी फर्क नहीं पड़ना है इससे। करेक्ट। अगर मैं डेटा एनालिसिस की बात करूं, ये 3 कोडिंग की है, एंड में मुझे पता है तीनों कोडिंग में से यही मिसमैच आ रहा हो, तो अगर हम यहाँ अगर आप सीरियल नंबर 11 पे ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 4 पे कोडर ने जो था इवैल्यूएटर ने 88 दिया। जब हम लोग ने दोबारा से कोडिंग कराई, हमें लगा नहीं 88 तो नहीं है, बच्चे ने ऐसे ही 2 ऑप्शन के बीच में चूज कर रखा है, तो 86 देना चाहिए। बट मैं इसको जब यहाँ पे रिपोर्ट बना रही हूँ उस पे नहीं काउंट करूंगी, क्योंकि मुझे पता है इसके लिए मैं दोबारा से कोडिंग कराऊं मतलब नहीं बनता है, एंड में बच्चे को उस चीज पे 0 ही मिलना है। बट अगर यहाँ पे ऑप्शंस चेंज हो रहे हैं, सी की जगह बी हो रहा है, ए की जगह डी हो रहा है, तो क्या हो रहा है, मेरे जो ऑप्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो एक क्वेश्चन के आपके 4 ऑप्शंस है, करेक्ट आंसर समझ लीजिए उसका सी है, तो सी कितने बच्चों ने चूज किया, बी कितने बच्चों ने चूज किया, ए कितने बच्चों ने चूज किया और डी कितने बच्चों ने चूज किया, ये इंफॉर्मेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं गलती कर रही हूँ कि सब जगह ऐसी वाली सोचे, गलती काफी बार इसी कोडर ने की है,
कि बी को सी सेलेक्ट करके लिखा हुआ है। तो ये मेरे लिए गलत रिपोर्ट जनरेट होगी आगे जाकर, जब मैं एक डेटा एनालिसिस में क्वेश्चन वाइज रिपोर्ट बताऊंगी कि कितने बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन सी सेलेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि कोडर ने यहाँ गलती की है तो मैं सी का जो नंबर होगा वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जबकि करेक्ट आंसर बी में वो लोग ज्यादा सिलेक्शन कर रहे होंगे। तो रिपोर्ट जनरेट करते हैं हम सिर्फ काउंट ऑफ मिसमैच करते हैं अदर देन 85 86। सो बेसिकली इन्हीं का काउंट करते हैं। तो इसमें अब देखिए इस कोडर के मैंने 5 पेपर ही मंगवाए थे। 5 पेपर में यहाँ पे एक आपको शॉर्ट डेटा है, पर 5 पेपर में समझ लीजिए मैथ्स का पेपर था, सिर्फ 30 क्वेश्चंस थे। तो हमने कितने उस कोडर के क्वेश्चंस चेक किए? एक पेपर में 30 क्वेश्चन चेक किए, 5 पेपर में 150 क्वेश्चन चेक किए। तो 150 क्वेश्चन में से उसकी कितनी गलतियां मिली? सिर्फ एक। उसकी परसेंटेज ऑफ मिस्टेक हुई 0.67, 1% भी नहीं हुई। मैं इसमें बोलूंगी एक गलती थी जो मैंने सही कर दी, डेटा सही हो गया, दोबारा से करेक्शन कराने की जरूरत नहीं है। तो जैसे अभी संतोष जी ने बताया कि हमारा 2% डेटा एरर एक्सेप्टेबल होता है। हम कहते हैं कि इतना होगा, आगे पीछे हम लोग जब आपने याद है सैम्पलिंग की थी तो हम लोग ने बोला था मार्जिन ऑफ एरर की बात की थी कि हमारे डेटा में इतना एरर की तो मार्जिन होती है, थोड़े और बच्चे ले लेंगे तो आगे पीछे होगा, हमारा डेटा जो ओवरऑल है रिपोर्ट का इम्पैक्ट नहीं करता है। क्योंकि इतने सारे बच्चों में जब हम बात कर रहे हैं लार्ज स्केल असेसमेंट में, वो एक गलती मैटर नहीं करेगी। बट वहीं पे अगर 2% से ज्यादा जहां जहां जाएगा, मुझे वो पेपर दोबारा भेज के रिकॉर्डिंग करवानी पड़ेगी। मतलब मैं उनसे बोलूंगी आपके पेपर में इतनी परसेंटेज गलतियां आई हैं, प्लीज आप जैसे कोडर 1 के पेपर में बोलूंगी लैंग्वेज में आपके 2.86 मिस्टेक आई है, प्लीज आप अपने जितने लैंग्वेज के पेपर थे उसे दोबारा चेक करके भेजिए। मैं उनसे मैथ्स का पेपर नहीं करवाऊंगी। सो जिस सब्जेक्ट में उन्होंने गलतियां ज्यादा की है मैं उसी सब्जेक्ट को दोबारा चेक करवाऊंगी, दूसरे सब्जेक्ट को नहीं करवाऊंगी। तो ये होता है सैंपल कोडिंग का प्रोसेस, जहाँ पे हम चेक करते हैं कि कोडिंग सही हुई है कि गलत। गलत अगर हुई होती है हम दोबारा सही करवाने के लिए वापस भेजते हैं डेटा को, और जब डेटा हमारे पास सही आ जाता है हम तब तैयार होते हैं डेटा की स्कोरिंग के लिए।